सभी को नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है छंद प्रकरण। छंद, यद्यपि चारों जो ऑप्शन है हमारे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में, उसके अंतर्गत एक भाषा फर्स्ट के अंतर्गत एक श्लोक आता है और उस श्लोक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा सेकंड में ऐसा नहीं आता है, एक में ही श्लोक आता है, बाकी एक संवर्ग में दोनों ही पैराग्राफ आते हैं। तो जिसमें वो श्लोक आता है, अब ये कुछ विद्यार्थियों ने भाषा फर्स्ट को चयन करते हैं, कुछ भाषा सेकंड करते हैं, लेकिन हम इस क्लास के माध्यम से सभी के लिए फर्स्ट और सेकंड जो भी ले रहे हैं सभी का सिलेबस पूरा करवाएंगे। इसलिए यहाँ हम उस श्लोक पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आधार बना रहे हैं और उसमें ये छंद का क्वेश्चन आता है। तो एक सरल क्वेश्चन जिसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। क्वेश्चन तो सिर्फ ये आना है उसमें कि इस लाइन में या इस श्लोक में कौन सा छंद है, लेकिन फिर भी मान लो उसमें और भी कुछ गण से संबंधित कोई प्रश्न हो, ऐसा भी आ सकता है, तो उसको भी हम उसके स्टार्ट के रूप में, प्रस्तावना के रूप में याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, छंद टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ उसका आधार है, कुछ उसकी प्रस्तावना है, कुछ उसकी भूमिका है, जिसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं। छंद, ये शब्द एक नपुंसकलिंग शब्द है। यद्यपि अकारांत विसर्ग वाले शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन वे शब्द जो सकारांत होते हैं, जिनके अंत में स होता है, ऐसे कई शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग किए गए और वो विसर्ग होने पर भी नपुंसकलिंग होते हैं। तो छंद शब्द यहाँ नपुंसकलिंग के रूप में है। छंद, छंदसी, छंदांसी, इस तरह से प्रथमा विभक्ति होती है। क्योंकि इससे आगे का टॉपिक हम लिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको ये याद रहना चाहिए कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में होते हैं, कौन स्त्रीलिंग में और कौन नपुंसकलिंग में। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम। छंद एक नपुंसकलिंग शब्द है। सबसे पहले ये कहें कि छंद क्या है, छंद की क्या परिभाषा होती है। तो छंद एक विशेष नियम होता है। छंद क्या है? छंद एक विशेष नियम है और वो किसका नियम है? 3 का है। अक्षराणाम, मात्राणाम, यतेश्च विशेष नियम है छंदः भवति। देखिए, छंद की परिभाषा के रूप में ये जानकारी होनी चाहिए, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। आप तो यही कहें कि छंद एक विशेष नियम होता है, फिर आगे जिज्ञासा होती है कि वो किसका विशेष नियम होता है। तो उसमें 3 शब्द है, अक्षरों का, मात्राओं का और यति का विशेष नियम छंद कहलाता है। जिस रचना में अक्षर, मात्रा और यति का विशेष नियम पाया जाता है, ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। स्पष्ट है, कोई ज़्यादा रटने की, कोई ज़्यादा इस तरह की कठिनाई नहीं होगी। केवल हम कहेंगे नियम को छंद कहेंगे। वो नियम एक विशेष नियम होता है और वो किस किस का नियम होता है? 3 शब्द याद रखने हैं, अक्षर, मात्राएं और यति। इनसे संबंधित जो रचना है उसका नाम छंद है। तो ये तो है इसका लक्षण, परिभाषा। इसके बाद आता है, अब छंद की परिभाषा हमने पढ़ी, यानी एक विशेष नियम छंद होगा, उसमें ये तीनों का कार्य होगा, अक्षरों का, मात्राओं का और यति का नियम जो होगा उसका नाम छंद है। इसके बाद देखिए अगला आता है, इसके पश्चात छंद के भेद आते हैं और भेद के रूप में यहाँ छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए छंद के जो भेद हैं उसमें
एक है आपका वैदिक और एक है लौकिक। एक दूसरे रूप में एक होता है जहाँ छंद के रूप में वैदिक और लौकिक के रूप में, एक होता है वर्णिक और एक होता है मात्रिक। दोनों ही प्रकार से छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक। दूसरे अवांतर भेद भी है, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक और मात्रिक के रूप में भी तो छंद अगर पूछा जाता है कितने प्रकार का है, तो छंद है द्विधा, दो प्रकार का है। और उसके रूप में यहां वैदिक और लौकिक के नाम आ सकते हैं, वर्णिक और मात्रिक के नाम आ सकते हैं। वैदिक छंद जैसे उष्णिक छंद है, जगती छंद है, पंक्ति छंद है। एक अनुष्टुप एक ऐसा छंद है जो वैदिक भी है और लौकिक भी है। तो ये जो वैदिक और लौकिक का जो भेद है वो केवल नाम के रूप में याद रखना है। अधिकतर आपका जो सिलेबस है वो वर्णिक और मात्रिक को लिए हुए है, तो वर्णिक और मात्रिक पर विशेष चर्चा करेंगे। वर्णिक का मतलब वर्णिक एक ऐसे छंद जिनमें वर्णों को गिना जाता है, वर्णों की संख्या के आधार पर जो छंद का भेद होता है उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। और जो मात्रा के आधार पर, मात्राओं की संख्या के आधार पर जो छंद होता है उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। आपके इस छंद के सिलेबस में मात्रिक छंद केवल एक आपके सिलेबस में है, आर्या छंद। बाकी समस्त वर्णिक छंद ही आपके सिलेबस में है। यानी अधिकांश जो आपका छंद के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको वर्ण गिनना है, और वर्ण गिनने के पश्चात जो वर्णिक छंद है उनमें से आपको उत्तर भरना है। यदि जहां पर वर्णिक छंद नहीं हो, जब वर्णों की गणना के आधार पर किसी छंद का पता नहीं लगाया जा सके, तब हम उसको मात्राओं की संख्या वाले छंद की तरफ ले चलते हैं, तब उसको हम आर्या छंद के रूप में उसको जानते हैं। इसलिए आर्या का मतलब केवल एक ऐसे छंद, ऐसा एक श्लोक जिसमें आपको ये वर्णों की संख्या के आधार पर उसका चयन नहीं हो रहा हो, वहां तब हम इधर चलेंगे। इसके बाद ये इसके भेद के रूप में नंबर 3 है। अब इसमें देखो नंबर 3 पर हम पढ़ रहे हैं, इसमें आने वाला एक विशेष शब्द है यति, और एक शब्द है पादः, चरण। इनकी परिभाषा के रूप में भी तो यति को, विराम को यति कहते हैं। और श्लोक का जो चौथा अंश है, श्लोकस्य चतुर्थो अंश है पादः। ये सामान्य परिभाषाओं के रूप में ये पूछा जाए कि छंद में यति का क्या तात्पर्य है, तो यति का तात्पर्य विराम होता है। विराम का तात्पर्य, विराम से मतलब है श्लोक में कहाँ रुका जाएगा, कहाँ उसमें अंतराल होगा, उसको हम यति या विराम के नाम से, तो यति की परिभाषा पूछी जाए तब आपको विराम भरना है। पाद की परिभाषा पूछता है तो आपको लिखना है श्लोक का चौथा भाग, श्लोक का चौथा जो चरण है, चरण को ही पाद कहते हैं, तो उसको हम पादे की परिभाषा, केवल ये याद रखना है चतुर्थो अंश है। संस्कृत में ही आपको याद रखना है, कारण मीडियम आपका पेपर होगा और उसमें ये पूछेगा पादे भवति और उसमें उत्तर आएगा चतुर्थो अंश है, तो ऐसा इसी को राइट करना है। यति पूछा जाएगा तब आपको बताना है विराम, विराम का नाम यति है। भेद आता है तब वर्णिक और मात्रिक के रूप में। इसके बाद नंबर 5 अब आता है, अब करेंगे हम लघु और गुरु विचार पढ़ेंगे, जिसमें एक आ जाता है कि छंद में दो तरह के चिन्ह होते हैं, एक को लघु कहा जाता है और एक को गुरु कहा जाता है। पूरा छंद
लघु और गुरु चिन्हों के आधार पर टिका हुआ है और वहाँ लघु और गुरु का विचार हमको आना चाहिए, यानी लघु और गुरु की मात्रा कब लगाते हैं। आर्या छंद में लघु की मात्रा की गणना 1 से करते हैं और गुरु की मात्रा की गणना 2 से करते हैं। इसलिए जब भी आर्या जैसे मात्रिक छंदों का बोध किया जाता है, उनको समझा जाता है, तब हम मात्राएं गिनते हैं और मात्राएं गिनने के लिए लघु की मात्रा को 1 की संख्या दी जाती है और गुरु की मात्रा को 2 की संख्या दी जाती है। अब इस लघु गुरु विचार में ये याद रखना है कि कब लघु का चिन्ह लगाते हैं और कब गुरु का चिन्ह लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो छंद में चिन्ह लगाना बहुत सरल हो जाएगा और छंद की पहचान करना भी सरल हो जाएगा। तो लघु गुरु विचार पर आप याद रखें कि इसकी क्या विशेषता होती है। तो लघु हमारे 5 स्वर होते हैं, ए ई उ री और ली। ये 5 स्वर लघु है। जब भी लघु का चिन्ह लगेगा तो उस व्यंजन वर्ण में या उस स्वर वर्ण में इन 5 स्वरों की मात्रा का प्रयोग हो सकता है, तब हम उसमें लघु का चिन्ह लगा सकते हैं। इन 5 के अलावा और कोई मात्रा है तब कभी भी लघु का चिन्ह नहीं लगेगा, तब हमको गुरु का चिन्ह ही लगाना है। इसके बाद अब आता है गुरु का चिन्ह कब लगेगा। लघु के चिन्ह के लिए तो सिर्फ ये 5 याद रखना है कि जब भी लघु का चिन्ह लगेगा तो इन 5 पर ही लगेगा। कै पर लगेगा या ए पर लगेगा, च पर लगेगा, ई और उ और री और ली पर लगेगा। अब गुरु कब लगता है तो गुरु का मतलब इनसे बचे हुए जो स्वर हैं सभी पर गुरु लगेगा। जैसे आ, जैसे ई, जैसे उ, जैसे दीर्घ री, जैसे ए, जैसे ओ, आई और औ। इन पर सब पर इनकी मात्रा जब भी रहेगी या ये रहेंगे तब आपको गुरु का चिन्ह लगाना है। दूसरा, इसके साथ साथ विसर्ग और अनुस्वार, इस पर भी आपको गुरु का चिन्ह लगाना है। और नंबर 3, जो संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त अक्षर होता है, उस संयुक्त अक्षर से, उस संयुक्त अक्षर या वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु होता है। गुरु के लिए ये 3 याद रखें। लघु सिर्फ इन 5 पर लगेगा, वो भी तभी लग सकता है जब उसके आगे संयुक्त अक्षर नहीं हो। अगर उससे आगे संयुक्त अक्षर आ जाता है तो ये भी दीर्घ हो जाते हैं, इन पर भी गुरु का चिन्ह लगता है। इसलिए तीसरा जो नियम है उसको अच्छी तरह से पढ़ा जाए कि संयुक्त जो अक्षर है उस संयुक्त अक्षर से पूर्व का पहले का वर्ण दीर्घ होगा, चाहे वो ए हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे ह्रस्व ई हो। अगर ऐसा नहीं है तब आप इसमें लघु लगाएंगे। अगर ए के पश्चात विसर्ग आता है तो भी गुरु लगेगा, ए के ई के ऊपर अनुस्वार आता है तो भी गुरु लगेगा। तो बहुत कम स्थान ऐसे पाए जाएंगे जहां हम लघु की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर लघु गुरु विचार किया जा सकता है। एक और विकल्प होता है इसमें कि अगर कोई श्लोक का अंतिम वर्ण है तो वो जैसी स्थिति है, जैसी इच्छा है, वहाँ उस छंद में जो अक्षर लास्ट में मिल रहा है, जैसे उस छंद का अंतिम अक्षर दीर्घ चाहिए और वो अगर ह्रस्व है तो वो भी दीर्घ हो जाता है विकल्प से। इसलिए अंतिम वर्ण छंद के आधार पर निर्भर करेगा कि छंद में अंतिम वर्ण किस तरह का चाहिए। अगर गुरु चाहिए और लघु आ रहा है तो वो लघु भी गुरु समझ लिया जाएगा, ये विकल्प माना जाता है अंतिम वर्ण को। ये होता है लघु गुरु विचार। इस तरीके से हम लघु गुरु विचार के आधार पर किसी भी शब्द के ऊपर चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ये शब्द लिखा, देखिए लक्षणम शब्द है और ये कहा गया कि इस पर आप चिन्ह लगाएं। तो देखिए ध्यान से, ले पर चिन्ह लगाएंगे। अब ले में ए है तो लघु होना चाहिए, लेकिन उसके आगे संयुक्त अक्षर है
क्योंकि क्ष दो अक्षरों से मिलकर बन रहा है, क और स, इसलिए अब ये ल ये गुरु ही होगा अगर आगे संयुक्त अक्षर है तो। फिर अब इस पे लगाना है। अब ये संयुक्त अक्षर का प्रभाव इधर पड़ता है, इसमें मात्रा कौन सी है, ए। अब ये लघु होगा और इसके बाद इसके ऊपर अनुस्वार है, इसलिए अब ये गुरु होगा। इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे तो लक्षणम में ये चिन्ह लगेगा। इसी तरह से दूसरा देखिए, जैसे एक लिखा, जैसे लिखा अंजना। अब यहां पर भी देखिए ये दो संयुक्त अक्षर हुए, इसलिए यहां इसके ऊपर गुरु लगेगा और इसके पश्चात ए है तो ये लघु लगेगा और यहां आ है तो ये गुरु लगेगा। इसी तरीके से मान लो एक शब्द लिखा आपने, ये जैसे इसको देखिए त्रिशूलम, ऐसा लिखा हुआ, इस पे चिन्ह लगाना है। पहला अक्षर देखिए त्रि आ रहा है, संयुक्त अक्षर है ये, तय और रे से मिलकर त्रय बनता है। संयुक्त अक्षर का प्रभाव इधर पड़ेगा, स्वयं पर नहीं पड़ता। स्वयं में तो जो मात्रा है उससे आपको चिन्ह लगाना है, तो इसमें ई की मात्रा है और ई ह्रस्व है, इसलिए यहां लघु ही लगेगा, इसमें गुरु नहीं लगेगा। संयुक्त अक्षर से पूर्व का अक्षर पर उसका प्रभाव पड़ता है, स्वयं पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये सु में दीर्घ उ है, इसलिए यहां गुरु लगेगा। ले के पश्चात मैं हलंत है, इसलिए ये गुरु लगेगा। इस तरीके से लास्ट में या कहीं भी हलंत वर्ण है, वो एक आधा वर्ण माना जाता है, उस पर कोई चिन्ह नहीं लगता। इसलिए छंद की भाषा में जब वर्ण गिना जाएगा तो वो स्वर सहित ही गिना जाएगा। स्वर सहित को ही यहाँ वर्ण कहा गया है और उसी में आपको चिन्ह लगाना है। तो त्रिशूलम में लगा दिया आपने। इसी तरह से देखिए, जैसे मान लो ये लिखा आपने, एक लिखा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अब चिन्ह लगाना है। अब देखो कृष्ण, आप सीधा शब्द देख के तुरंत समझ जाओ कि ये एक संयुक्त अक्षर दिखाई दे रहा है, आधा व्यंजन दिखाई दे रहा है, यानी हलंत दिखाई दे रहा है, तो उसको देख करके समझ जाओ कि ये संयुक्त अक्षर। और अब इधर मात्रा वात्रा कुछ नहीं देखनी और इस आधे अक्षर के आधार पर यहां आपको गुरु लगाना है। उसके बाद देखा फिर अनुस्वार, अनुस्वार पे आपको गुरु लगाना, और कुछ सोचना नहीं है। विसर्ग वाला है उस पर गुरु लगाना है। संयुक्त अक्षर देख करके गुरु लगा दो बिना किसी मात्रा की पहचान के, अनुस्वार देख करके गुरु लगा दो, विसर्ग देख करके गुरु लगा दो। जहां संयुक्त अक्षर नहीं है तब आपको 5 स्वर देखने हैं, तब उसमें लघु लगाना है। अब वंदे में भी देखिए सीधा ये न हलंत है, इसलिए यहां भी गुरु लगेगा और ये एक ही मात्रा में तो गुरु ही लगता है। फिर अब देखो, अब जय के बाद कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, इसलिए यहां लघु लगेगा। अब गय के पश्चात दय हलंत है तो यहां गुरु लगेगा और ये ऊ छोटा है, ह्रस्व है, इसलिए यहां लघु लगेगा और यहां भी ऊ ह्रस्व है, लेकिन इसके आगे मैं हलंत है तो इस मैं हलंत आधे वर्ण का प्रभाव इधर पड़ेगा। इस तरीके से हम ये पूरे वर्णों में चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे मान लो कहीं विसर्ग वाला भी उदाहरण आता है, जिसे लिखा आपने, एक लिखा सुहरी। अब यहां देखो ह्रस्व मात्रा है, लघु, यहां भी ह्रस्व है, लघु, यहां भी ह्रस्व है, लेकिन विसर्ग है, इसलिए गुरु लगेगा। इस तरीके से लघु गुरु के चिन्हों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर संयुक्त अक्षर छुपा हुआ रहता है, जैसे क्षय में है, त्रय में है, प्रय में है, तब हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी जहां स्पष्ट हलंत वर्ण नजर आता है वहां सीधा उसी से दिखाई दे जाता है और उससे हम दीर्घ
कर सकते हैं, उसको गुरु चिन्ह लगा सकते हैं। जहाँ क्षय है, त्रय है, इसी तरह जैसे आपने लिखा ये विप्राणाम, इसमें लगाना है आपको। तो अब प्र में देखिए ये संयुक्त अक्षर है, प और र मिला हुआ है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा आ है, ये भी गुरु हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा आ है और उसके बाद में आधा अक्षर यानी हलंत है, तो यहाँ भी गुरु हो जाएगा। इस तरीके से सभी जगह पर हम चिन्ह लगा सकते हैं गुरु का। स्पष्ट है, अनुस्वार दिखाई दे गुरु लगा दें, विसर्ग दिखाई दे वहाँ भी गुरु लगा दें, और जहाँ ये दीर्घ मात्राएं रहे वहाँ तो गुरु लगाना ही है। एक में ही कहीं दिक्कत है आपको, वो है संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर दिखाई दे उससे पहले वाले को गुरु लगा दें। इस प्रकार से आप सब जगह पर चिन्ह लगा सकते हैं। ये होता है लघु गुरु विचार कि किस तरीके से हमको वहाँ पर चिन्ह लगाना है छंद में। छंद का क्वेश्चन गलत नहीं हो, छंद बिल्कुल सरल आएगा, उसमें सिर्फ आपको अक्षर गिनने पड़ेंगे और उसके आधार पर आप अपने छंद का उत्तर भर सकते हैं। तो ये भी, लेकिन ये मात्राएं और ये लघु गुरु विचार ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं छंद के रूप में। ये एक आधार है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे का ज्ञान मिल जाता है और पीछे वाला जो सामान्य ज्ञान जब तक नहीं होता है, बेसिक नहीं होता है, तो उसमें हमको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए पहले इसको पढ़ें। अब इसके बाद एक अंतिम बिंदु है इसकी प्रस्तावना भूमिका के रूप में, उसको कहते हैं गण विचार। तो गण विचार के रूप में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं अब लघु गुरु विचार के बाद। अब देखिए लघु गुरु विचार के बाद अब पढ़ रहे हैं हम गण विचार। लघु गुरु विचार और गण विचार दोनों छंद में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लघु गुरु विचार आ गया हमको, और गण विचार में गण के नाम और उनके चिन्ह अगर हम सीख गए, इसका मतलब छंद में हम एक आधार हमारा मजबूत हो गया और हम छंद में आगे पढ़ सकते हैं। फिर आपको केवल ये याद रखना होगा कि कितने वर्ण का कौन सा छंद होता है। तो गण विचार में देखो, गण यद्यपि दो प्रकार के हैं, एक मात्रिक छंदों के गण और एक वर्णिक छंदों के गण, लेकिन अधिकांशतः वर्णिक छंदों के गण के ऊपर ही विचार किया जाता है। मात्रिक में इतना विशेष नहीं इस परीक्षा के लिए, इसे इसमें केवल आप गण विचार के रूप में हम केवल मात्रिक की जगह पर वर्णिक छंद के रूप में ही हम गण विचार पढ़ रहे हैं, उनको याद रखें। वर्णिक छंद को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको वृत्तम भी कहा जाता है। और जो मात्रिक छंद हमने पढ़ा था, मात्रिक छंद को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको जाति छंद भी कहते हैं। तो याद रखें, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि मात्रिक छंद को का दूसरा नाम क्या है, तो उसको जाति छंद के नाम से जाना जाएगा। और ये जो आपका वर्णिक छंद है उसके आधार पर उसको वृत्तम के नाम से भी जाना जाता है। तो मात्रिक और वर्णिक। इसके बाद देखो, अब मात्रिक और वर्णिक में जो पहला आप देख रहे हैं, एक ये पंक्ति है इस तरह की, यमाता राजभान सलगा। इसके रूप में हम ये छंद पढ़ रहे हैं। तो यहां देखिए, गण विचार, गण कितने होते हैं, तो वृत्तम जो छंद होते हैं, वर्णिक जो छंद होते हैं, उनमें 8 गण होते हैं और एक लघु और एक गुरु होता है। तो 8 गण के रूप में कौन कौन से गण हो सकते हैं, तो पहला है यगण। अब इनके एक एक नाम से एक एक गण है। दूसरा है मगण, तीसरा है तगण, चौथा है रगण, पांचवा है जगण, छठा है भगण, सातवां है नगण और आठवां है सगण। ये 8 गण है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन 8 गणों में हमको ये पूछा जा सकता है कि अमुक गण का चिन्ह क्या होता है। तो उसके रूप में आप इस लाइन से सभी के चिन्ह लगा सकते हैं। इनके चिन्ह लगाने का तरीका है
जहां जिसका नाम आ रहा है वहां से उसको गिनते हुए तीसरे वर्ण तक आपको 3 वर्ण गिनने हैं उसके नाम से, और उनमें जिस तरह की मात्रा लगी हुई है वहां जिस तरह का गण चिन्ह लगा हुआ है उसी तरह का चिन्ह इसका होगा। तो देखिए पहला है ये में ए है इसलिए लघु आएगा, माँ में आ है इसलिए गुरु आएगा, ता में भी आ है इसलिए गुरु आएगा। तो ये इस तरीके से लघु गुरु गुरु के रूप में यगण होगा। सभी के चिन्ह इसी तरह से लगाए जाएंगे। जैसे मगन आ रहा है तो अब मैं से स्टार्ट करेंगे और मैं से तीसरे अक्षर तक, तो इसमें भी आ है, यहां भी आ है, यहां भी है, इसका मतलब तीनों ही गुरु होंगे। इसके बाद तगण तय से स्टार्ट करेंगे, तय से 3 अक्षर, तो तय में आ है गुरु हो जाएगा, रा में भी आ है गुरु हो जाएगा, लेकिन जय में ए है इसलिए लघु हो जाएगा। इसके बाद है रगण। रगण में रे से स्टार्ट करेंगे तो रा का मतलब गुरु, फिर जय का मतलब लघु और भा का मतलब गुरु है। इसके बाद जगण में भी इसी तरह से जय लघु है, भा गुरु है और न लघु है। और इसके बाद भगण। भगण में भी देखिए आप भा न से, तो भा का मतलब गुरु, न का मतलब लघु और स का मतलब लघु। इसी तरह से नगण। नगण में देखिए तीनों ही न से ल, तीनों में ही ए है इसलिए तीनों ही लघु होंगे। और सगण में देखिए स ल गा, लघु लघु और गुरु। इस तरीके से हम 8 गणों के चिन्ह लगाते हैं। यहाँ ये लाइन याद हो हमको, यमाता राजभान सलगा, और जिस गण का नाम आए वहाँ से उसको लेकर के तीसरा अक्षर तक आपको गिनना है। जिसमें आ रहा है वहाँ गुरु लगा दें, जिसमें ए आ रहा है वहाँ लघु लगा दें। इस तरीके से इन सभी गणों का चिन्ह, जैसे पूछ लिया गया तगण का चिन्ह कौन सा है, ABCD में 4 ऑप्शन आए, उनमें से आपको ताराज ऐसा याद करके इसका उत्तर भर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ये जो यगण होता है उसको क्या नाम दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, आदि लघु कहा जाएगा इसको। अब प्रश्न आता है कि आदि लघु गण कौन सा होता है। तो आदि लघु गण के रूप में याद रखें, जब ये आदि मध्य अंत्य जो नाम पढ़ते हैं तो ये नाम सिर्फ तीनों मात्राओं में से, तीनों अक्षरों की जो मात्रा है उसमें से जो एक मात्रा है उसके आधार पर नाम रखा जाता है। तो अब यहाँ गुरु गुरु भी, इसको अंत्य गुरु भी कह सकते हैं, मध्य गुरु भी, लेकिन एक मात्रा कौन सी इसमें लघु है, और वो लघु कहाँ है, स्टार्ट में। स्टार्ट को क्या कहते हैं, आदि, इसलिए ये आदि लघु कहलाएगा। तो पूछा जाए आदि लघु छंद, आदि लघु गण कौन सा है, तब हम भरेंगे यगण। इसी तरह से मगण में अब देखिए एक मात्रा किसी की भी नहीं, तीनों ही एक समान है, तब वो सर्वगुरु कहलाएगा। तो एक सर्वगुरु गण है और एक सर्व लघु गण है जिसमें तीनों ही लघु है, और बाकी शब्द आदि मध्य अंत के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें देखो एक वर्ण ये है तो अंत्य लघु है ये। इसी तरह रगण में देखिए मध्य में लघु है, मध्य लघु, और जगण में मध्य गुरु है। और भगण में भी स्टार्ट का गुरु है तो ये आदि गुरु है। और इसी तरह से सगण, इसमें अंत्य गुरु है। तो छंद में अगर ये पूछा जाए कि मध्य लघु गण कौन सा है तो हम सीधा इससे याद रखेंगे और एक बार अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, इसके द्वारा चिन्ह लगाएंगे। अब देखें हम कि मध्य लघु कौन सा है, तो रा जय भा, जिसके स्टार्ट में आ है और अंत में भी आ है, मध्य में ए है, वो आपका मध्य लघु कहलाएगा। जिसके प्रारंभ में लघु अक्षर है वो कहलाएगा आदि लघु, और जिसमें तीनों ही अक्षर दीर्घ हैं तब वो कहलाएगा सर्वगुरु। इस तरीके से गण विचार हम कर सकते हैं। कहीं पर भी उनका नाम पूछा जा सकता है कि बताइए मध्य गुरु कौन सा है, आदि गुरु कौन सा है। इस तरह का जैसे एक शब्द लिखा, ये लिखा जैसे बताओ विरक्तम,
में कौन सा गण है। तो अब सबसे पहले तो हम चिन्ह लगाना सीखें, गुरु लघु विचार किस तरीके से। तो वी में क्या लगेगा, अब वी के आगे आधा अक्षर नहीं है, संयुक्त अक्षर नहीं है, इसलिए ये वी लघु होगा, ई ह्रस्व है। इसके बाद रे में ए तो है लेकिन आगे आधा अक्षर है और ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए यहाँ गुरु लगेगा। और लास्ट में तय के ऊपर अनुस्वार है, ये भी गुरु लगेगा। तो इस तरह का गण कौन सा है, अब इस तरह का गण पहला है यगण, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये आदि लघु यगण है। इनमें इन जैसे चिन्ह जहां मिलेंगे वहां संबंधित गण आ जाएगा। जैसे एक शब्द लिखा, ये कामार्ता। अब इसमें देखिए सभी के पश्चात आ है, तो ये सभी दीर्घ है, सभी पर गुरु का चिन्ह लगेगा, तब ये कौन सा गण कहलाएगा, तब ये मगण कहलाएगा। और इसको हम सर्वगुरु गण कहते हैं, जिसमें तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं, तीनों ही दीर्घ होते हैं। तब उसके रूप में हमको इस तरह का गण के रूप का कोई भी क्वेश्चन आए तब आपको ऐसे उत्तर भरना है। अब सबसे पहले मैं एक जो वर्णिक छंद है सबसे स्टार्ट का, उसको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए अनुष्टुप छंद के रूप में पहला छंद वर्णिक छंद। अब देखिए हम सबसे पहला एक वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। अनुष्टुप छंद है अनुष्टुप वृत्तम। वृत्तम से तात्पर्य कि ये एक वर्णिक छंद है। अनुष्टुप और वृत्तम को जब संधि करके लिखेंगे तो यहाँ जस्त्व संधि हो जाएगी और ये प ब हो जाएगा, अनुष्टुप वृत्तम हो जाएगा। संधि के नियमानुसार इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए अनुष्टुप छंद सबसे छोटा छंद, जिसमें 8 वर्ण होते हैं एक चरण में, उससे प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले, हालांकि रीट परीक्षा के माध्यम से इनके लक्षणों में ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी कोई बात नहीं है। हम केवल रीट की परीक्षा में तो वर्णों को गिन करके ही अपना उत्तर ला लेंगे, क्योंकि वहाँ पर केवल यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो उसमें वर्णों की गणना करनी है हमको और उसके आधार पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कहीं इस तरह का भी पूछ लिया जाए कि अनुष्टुप वृत्त में कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा होता है, छठा किस तरह का होता है, ऐसे भी अगर प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी और उसको दूसरी परीक्षाओं में भी आप काम में ले सकते हैं। तो इसका सबसे पहला लक्षण है, देखिए छंदों में लक्षण जरूर याद रखने हैं सामान्य रूप से, लेकिन उदाहरणों की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण तो अगर लक्षण आपको चित्र याद है तो उदाहरण अपने आप बन जाएगा। तो लक्षण में देखिए अनुष्टुप छंद का ये लक्षण है, ये लिखा है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम। सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। सप्तमम दीर्घम अन्ययु। देखिए अनुष्टुप छंद का ये लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययु। उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, इस लक्षण को अच्छी तरह से पढ़ें। पहली लाइन में कहा गया कि श्लोक में छठा वर्ण गुरु जानना चाहिए। श्लोक से तात्पर्य अनुष्टुप छंद, यानी अनुष्टुप का दूसरा नाम श्लोक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे श्लोक छंद कौन सा है तो वहाँ अनुष्टुप, क्योंकि सबसे पहला लौकिक संस्कृत का छंद अनुष्टुप ही हुआ था रामायण की रचना के साथ साथ, इसलिए वहाँ उसको श्लोक भी कहा जाता है। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यानी अनुष्टुप छंद में श्लोक में छठा वर्ण गुरु जानना चाहिए। यही अगर हमको ये अच्छी तरह से याद नहीं है
तो इसमें देखिए कितनी बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ देखो गुरु शब्द अमूमन आप देखते होंगे तो गुरु शब्द विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है वही अगर हमको याद रहा और अगर हमने यहाँ विसर्ग लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कहा गया श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम। तो देखो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठ। तो ये पहली लाइन कह रही है कि छठा अक्षर गुरु समझना चाहिए। तो छठा अक्षर रू, ऊ में ऊ रस्व है, लेकिन ये इधर देखें हम, ये संयुक्त अक्षर है, दो अक्षरों से मिलकर के बना है, इसलिए यहाँ ये गुरु होगा। तो अनुष्टुप छंद का जो भी श्लोक होगा उसमें उसके छठा अक्षर हमेशा गुरु होगा। इसके बाद दूसरी लाइन पढ़ो, सर्वत्र लघु पंचमम, और सब जगह पांचवा लघु होगा। तो पांचवा इससे पहले ये ऊ रस्व है, इसलिए ये लघु होगा। यानी दो अनुष्टुप छंद के दो वर्णों पर चिन्ह लगाने से हमें पता लग जाएगा कि ये अनुष्टुप छंद है, और उसमें 3 वर्ण ही महत्वपूर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। बाकी इधर वाले अक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लघु भी हो जाए कोई गुरु भी हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 अक्षर 5, 6 और 7। तो तीसरी लाइन में लिखा द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम, यानी सप्तमम द्विचतुष्पादयो, 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होता है। तो दूसरा यह है। इसमें 7वां अक्षर कौन सा है? 7वां अक्षर च है, इसलिए च यहाँ ह्रस्व होगा। और अंतिम लाइन में भी 7वां अक्षर कौन सा है? ये लघु होगा। फिर लिखा दीर्घम अन्ययो। अन्ययो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। अन्ययो का मतलब पहला और तीसरा, दूसरा चौथा आ गया। तो अब रहेगा पहला और तीसरे में दीर्घ होता है 7वां। तो पहला ये है, इसका 7वां अक्षर गे, तो ये देखिए ये गुरु है। और ये तीसरे लाइन का भी 7वां अक्षर कौन सा है? ये हर है। इसके आगे भी ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए ये भी आपका गुरु हो जाएगा। अब किसी भी लाइन पर चिन्ह लगाएं, हमको 3 अक्षरों पे ही चिन्ह लगाना है अनुष्टुप छंद के लिए। बाकी और जगह कहीं चिन्ह नहीं लगाएं। मान लो कहीं ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें यह कहा जाए कि बताओ निम्नलिखित में से अनुष्टुप छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आपको क्या करना है? उसमें आपको सिर्फ ये 3 जगह पर आपको चिन्ह लगाना है। और 5वां लघु होना चाहिए, छठा गुरु होना चाहिए। अगर इनसे ही आपका समाधान हो जाता है तो 7वें पर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। 7वें पे चिन्ह लगाने की जरूरत तो तब है जब वो ये पूछता है कि ये अनुष्टुप छंद का कौन सा चरण है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। बाकी छंद की पहचान तो हम 5वें और छठे से ही कर लेंगे। 5वां अगर लघु है और छठा अगर गुरु है तो ऐसा छंद अनुष्टुप छंद। अब इसकी प्रत्येक लाइन को भी टच कर सकते हैं आप। जैसे ये देखिए ये 5वां है तो ये लघु है, और ये छठा है तो आगे संयुक्त अक्षर इसलिए गुरु है। इसी प्रकार ये 5वां है तो ये लघु है, और ये छठा गुरु है, ओ की मात्रा है, आगे रह भी है। इसी तरह से ये यहाँ 5वां घ है और ये छठा म है। इस तरीके से हम 3 अक्षरों पर चिन्ह लगा करके अनुष्टुप छंद का पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा छंद होगा। बाकी और पे आपको चिन्ह नहीं लगाना है, इतना परिश्रम नहीं करना है, इतना समय नहीं गंवाना है, क्योंकि और पे चिन्ह लगाना अनुष्टुप छंद के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें ही लगाएं। जैसे मान लो एक मैं ऑप्शन देता हूँ, मैंने कहा कि भाई अनुष्टुप छंद का उदाहरण कौन सा है? अनुष्टुप वृत्तम नास्ति, ऐसा प्रश्न किया। अनुष्टुप वृत्त किसमें नहीं है? 4 मैंने ऑप्शन दिए। एक में दिया मैंने मुकम करोति वाचालम, एक लिखा मैंने यदा यदा ही धर्मस्य, एक ऑप्शन लिखा मैंने मौनम ध्यानम भूमौ सय्या।
और एक लिखा मैंने संहितेक पदे नित्या। देखिए अब ये छंद के रूप में एक कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूछा गया कि अनुष्टुप व्रत किस में नहीं है। अगर हमने अक्षरों को गिन करके ही छंद पढ़े हैं तो यहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अक्षरों को गिनने पर यहां सभी में 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर अनुष्टुप छंद में होता है। अब जब अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं तो अब दिक्कत हो जाएगी अगर हमने वर्ण गिन करके ही समाधान सीखा हो। इसका मतलब हमको थोड़ा सा उसका लक्षण पर भी चर्चा करनी चाहिए, लक्षण को भी समझना चाहिए, तब जाकर के हम उसका स्पष्ट उत्तर दे सकेंगे। तो अब आपके सामने स्पष्ट है। अनुष्टुप छंद में मैंने सिर्फ एक बात बताई आपको, 5वें और छठे पे चिन्ह लगा दो। 5वां लघु होना चाहिए, छठा गुरु होना चाहिए। तो देखें हम 5वां अक्षर, ये 5वां लघु है, ये राइट है। पहले 5वें पे लगा दें सब जगह, तो ये देखिए ये 5वां, ये भी लघु है। इसमें देखें 5वां, ये ऊ दीर्घ है, इसका मतलब यही गलत है। और यहाँ देखें आप 5वां अक्षर कौन सा है, पै, लघु है। इसका मतलब 5वें पर चिन्ह लगाने से हमको हमारा उत्तर मिल गया। 5वां लघु होना चाहिए, छठा गुरु। तो पहले 5वें पे लगा दें। अगर 5वां कहीं हो, चारों में से कोई एक ऑप्शन में कहीं दीर्घ आ रहा है, इसका मतलब तो अब ये सी राइट नहीं है। हालांकि अक्षर इसमें 8 ही है, 8 अक्षर होते हुए भी ये अनुष्टुप छंद नहीं है। इसलिए हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हम अनुष्टुप का उत्तर सही ढंग से दे सकें, और उसके लिए सिर्फ यही है, 5वां लघु और छठा उसमें गुरु होना चाहिए। अगर हमको ये पूछा जाए कि कौन सी अनुष्टुप छंद का कौन सा चरण है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, तब हमको 7वें पे चिन्ह लगाना भी सीखना चाहिए। क्योंकि 7वें पे अगर पहले और तीसरे में अगर गुरु आ जाता है तो वो पहला तीसरा चरण है, और 7वां अगर लघु आ जाता है तो वो दूसरा और चौथा चरण है। इस प्रकार हम अनुष्टुप छंद को आसानी से किसी भी श्लोक में ढूंढ सकते हैं और वहां अनुष्टुप व्रत अपना उत्तर सही कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने छंद की परिभाषा और लक्षण, उसके भेद और गण विचार, गुरु लघु गुरु विचार, उसके साथ एक छंद भी पढ़ा हमने, अनुष्टुप व्रत, जो सबसे पहला लौकिक संस्कृत का सबसे पहला छंद है अनुष्टुप व्रत, जिसको श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। अनुष्टुप एक ऐसा छंद है जो लौकिक छंद भी है और वैदिक छंद भी है, तो इसके बारे में अध्ययन किया। कल अगली क्लास में हम इससे आगे के छंदों के बारे में चर्चा करेंगे, और इस तरीके से ही हम लक्षण के सहित उदाहरण को सटीक रूप से याद करने की कोशिश करेंगे, तो हम छंद के क्वेश्चनों को राइट कर सकते हैं।